अपन बहुत सारा पढ़ना है अपन को, है ना। और तो जल्दी से क्विक रिकैप, डुअल नेचर ऑफ मैटर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग अंशिका बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। अपन ने डिस्कस किया था डुअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर का पार्टिकल नेचर होता है जिससे सभी लोग जानते हैं, अपन लोग पार्टिकल नेचर से ही फेमिलियर है। ठीक है, जैसे पार्टिकल एक समय में एक ही जगह पे रहता है, ये पेंसिल अभी मेरे पास है ना, इट इज हैविंग पार्टिकल नेचर। दूसरा जो वेव मैटर का नेचर होता है वो वेव नेचर। तो इसमें ये वेव है एक्चुअली, तो ये एक समय में एक साथ कई जगह पे हो सकती है ना। ये पार्टिकल पूरा का पूरा एक जगह नहीं होगा, कई जगह पे हो सकता है अगर ये वेव मानते हैं तो, है ना। इसकी पूरी जो एनर्जी है ये कई जगह पे एक एरिया में हो सकती है। जैसे अभी मैं कह दूं कि यहाँ से यहाँ तक ये पार्टिकल है, फिर मैं पिन पॉइंट नहीं कर सकता। ये अपन ने देखा है ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो है वो पार्टिकल नेचर पे है बेस्ड है ना। वेव नेचर जो होगा ये नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ के ऑब्जेक्ट्स में तो नहीं आता, लेकिन बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट्स अगर होते हैं ना तो उसमें वेव नेचर जरूर आ जाता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बहुत सिग्निफिकेंट होता है वेव नेचर। सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो उनके लिए इस तरह से कहना कि वो एक जगह पे है वो गलत है। अच्छा, वेव है तो वेव की वेवलेंथ क्या है? ये डी ब्रॉगली ने दी अपन को वेवलेंथ, कितना होगा अदनान? ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ इस पार्टिकल की h/p। हाँ, इसका h अपॉन लीनियर मोमेंटम होगा mv, है ना। और अगर काइनेटिक एनर्जी दे रखी है पार्टिकल की तो भी निकालना, h तो प्लैंक्स अंडर रूट 2m। 2m काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² होता है, तो काइनेटिक एनर्जी एज इट इज रख देंगे अपन, है ना। ये अपन ने देख लिया, ठीक है। तो अब इससे ये पता लग जाएगा कि एक पार्टिकल एक जगह पे नहीं होगा। अगर मेरा वेव नेचर है तो आई विल बी साइमल्टेनियसली प्रेजेंट एट मेनी प्लेसेस एट द सेम टाइम, बट क्योंकि ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मेरा मास बहुत ज्यादा है तो मेरा वेवलेंथ क्या होगा? बहुत छोटा आएगा, इनसिग्निफिकेंट आएगा। फॉर डे टू डे लाइफ ऑब्जेक्ट्स हैव लार्ज masses due to which their wavelengths are very very short, very very small, they are insignificant. बट इलेक्ट्रॉन जिसका मास पहले से ही बहुत छोटा है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs, और h 10⁻⁻34 है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। तो ये -34 -31 कैंसिल हो जाएंगे और फिर वहां पे वेवलेंथ सिग्निफिकेंट आएगी। तो वहां अपन निग्लेक्ट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन के केस में वेवलेंथ और वेव नेचर उसका निग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि छोटे पार्टिकल्स में वेव नेचर इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, अपन ने ये देखा था। ठीक है, एक बात अपन और बहुत इंपॉर्टेंट कर लेते हैं, ये सब अपन ने देखा, फॉर्मूले किए, क्वेश्चंस किए। तो अंशिका, एक बात अपन ने बोर ने बोली थी, बोर ने ये बोला था कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम of an electron in an orbit is quantized. ठीक है, इसका ये भी मतलब है कि आपका केवल वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसमें एंगुलर मोमेंटम अपन ने देखा था, पढ़ा था, mvr इज इक्वल टू n, n तो शेल नंबर है, h/2π का होल नंबर मल्टीपल है। लेकिन बोर्ड डिडंट एक्सप्लेन द रीजन बिहाइंड इट। समझ में आ रहा है उन्हें? यस सर।
तो इसको अब अपन निकाल सकते हैं। बोर्ड ने तो बोला था, देखो भाई ऐसा मान सर लीजिए। सर हाँ क्वांटाइज क्या होता है, वापस बता देगा, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, क्वांटाइज का ये मतलब होता है कि जो अपनी वैल्यू है ना, वो एक फिक्स नंबर के मल्टीपल में ही बदल सकते हैं किसी चीज को, उसको क्वांटाइज कहते हैं। ठीक है, जैसे ठीक है अपन सर। हाँ, जैसे अपन फ्रूट्स खरीदने जाते हैं, ठीक है, अपन 1 मैंगो ले लिया, 2 मैंगो ले लिया, 1.5 मैंगो तो नहीं लेते ना, कि बाजार से बोले अपन चल आधा काट के दे दे मेरे को, हाँ सर, है ना, तो वो एक समझ तरह गया। से है ना क्वांटाइज। तो यहाँ पे इसके मल्टीपल में आ रहा है एंगुलर मोमेंटम, h/2 पाई के मल्टीपल में। ऐसा क्यों हो रहा है, बोर्ड ने कुछ नहीं बताया अपन को, उसको पता ही नहीं था एक्चुअली, लेकिन अब अपन इसको खुद डिराइव कर सकते हैं, बड़ा आसान है। ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अपन डी ब्रॉगली वेवलेंथ से जोड़ के देख सकते हैं। बोर्ड ने तो ऐसे बोला था कि ये न्यूक्लियस है आपका, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है, ठीक है, ठीक है, और ये उन्हीं ऑर्बिट में घूमेगा। जैसे पहले ऑर्बिट में इसका एंगुलर मोमेंटम m/v/r ऑफ द ऑर्बिट इज इक्वल टू h/2 पाई, दूसरे में 2h/2 पाई, तीसरे में वही ऑर्बिट बन पाएगा इसका, है ना, ये r है इसका, ठीक है। लेकिन ये तो बोर की पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल मानते हुए उसने काम किया था, लेकिन अब अपन जानते हैं क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये एक्चुअली अपना पूरा का पूरा ये जो ऑर्बिट है आपका, मान लीजिए ये ऑर्बिट है ना, इसमें ऐसे मत मानो कि ये पार्टिकल घूम रहा है ना, इसको आप ऐसे मानो कि ये वेव मौजूद है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। जैसे ये वेव है, ये वेव बनाता जा रहा हूं मैं, लेकिन ये जो वेव बना रहा हूं मैं, देखो ये एक वेवलेंथ है ना, ये पूरी एक वेव ऐसी होती है, ये एक वेव ऐसी होगी, ठीक है, ये एक वेवलेंथ कहलाती है लैम्डा। तो ये एक वेवलेंथ है, फिर ये दूसरी वेवलेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक, और ये तीन 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 वेव मौजूद है इसमें, ठीक है। तो एक्चुअली इससे ये पता चलता है इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर से कि जो वेवले की जो पूरे पाथ की लंबाई है ना, वो वेवलेंथ के मल्टीपल में आएगी। ये समझ में आ रहा है, वेवलेंथ के मल्टीपल में आएगी, मतलब कभी ऐसा नहीं होगा आपको कि आपका, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, ये एक वेव बनाई मैंने, ये दूसरी वेव बनाई, ये आधी वेव बनाई, ठीक है। ये यहाँ पे जैसे एक वेव मैंने पूरी बना दी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक वेव यहाँ से यहाँ तक बना दी, दो वेव बना दी, ठीक है। ये मार्किंग मैं ऐसे लगा रहा हूँ दिखाने के लिए कि देखो ये एक वेवलेंथ है, ये यहाँ से यहाँ तक एक वेव है, कितना है इसका वेवलेंथ लैम्डा, यहाँ से यहाँ तक दूसरी वेव है, इसका वेवलेंथ कितना है लैम्डा, है ना। अच्छा ये जो है ना, ये थोड़ा सा क्या है, ये गड़बड़ हो गई क्योंकि मेरा जो नंबर ऑफ वेव थी ना, इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं थी। तो ये या ऐसा अगर परिस्थिति होगी ना, तो आपका इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होगा ये परमिसिबल ऑर्बिट नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके, परमिसिबल अलाउड ऑर्बिट नहीं है।
या तो पूरी पाथ की जो लंबाई है ना सर्कमफ्रेंस, उसमें पूरी की पूरी जैसे 2 वेव आ जाए, 3 आ जाए, 6 वेव आ जाए, है ना। ऐसे 6.5 वेव का कोई चक्कर नहीं चलने वाला है, क्योंकि क्या है कि 6.5 वेव में वो क्या है 0.5 वेव नहीं आ सकती, वो कैंसिल आउट हो जाएगी। इस तरह से वेव्स टकराने लग जाएंगे, एनर्जी लूज कर देंगे। ये वेव किसकी है? ये इलेक्ट्रॉन की है। मतलब वो इलेक्ट्रॉन ही है जो वेव के फॉर्म में मौजूद है। तो अपन ने ये देखा है कि सरकमफ्रेंस होती है 2πr इज इक्वल टू n टाइम्स लैम्डा, है ना। पूरे सरकमफ्रेंस की लंबाई एक वेवलेंथ की लंबाई का होल नंबर मल्टीपल होनी चाहिए, अंशिका होनी। समझ में आ गया? ठीक है, तभी वो एनर्जी लूज नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे कितनी वेव है? 3 वेव है ना। और यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे 2.5 वेव है। ये गलत है। ऐसा और ऐसा वे ऑर्बिट नहीं होगा। ऑर्बिट की लंबाई और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ में ये रिलेशनशिप होगा। ऑर्बिट की लंबाई है 2πr, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है लैम्डा, तो ऑर्बिट की लंबाई n लैम्डा होनी चाहिए। और क्योंकि अब अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ पढ़ ही चुके हैं और इलेक्ट्रॉन की वेव निकाल सकते हैं अपन, तो वो होगा 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। समझ आया? ये तो डी ब्रोगली का फॉर्मूला यस लगा सर। दिया है ना। तो अब इससे ये फॉर्मूला आ गया, m mass of the electron, velocity of the electron, radius of the nth orbit is equal to nh upon 2π। इसको कर दिया। तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्यों आ रहा था? को इसलिए आ रहा था क्योंकि आपका ये वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ये बोर को इतनी बातें मालूम नहीं थी। ऐसा बोर ने एक्सप्लेन नहीं किया। बोर ने सिर्फ अपन को इतना बताया कि केवल वही ऑर्बिट पॉसिबल है जिसमें एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2π का होल नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? यस तो सर। अब अपन आगे चलते हैं। आगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ है ना। इस डी ब्रोगली वेवलेंथ से अपन ने वेव नेचर को अब सोचना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को वेव के फॉर्म में सोचिएगा आप, क्योंकि बहुत छोटे पार्टिकल की वेव नेचर सिग्निफिकेंट होती है। ठीक है, अब दूसरा अपन बढ़ रहे हैं आगे, और अपन ने अब देखा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखना है अपन को। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो एक्चुअली ये वेव होने के कारण आया है कि एक साथ इलेक्ट्रॉन की सही सही जगह उसकी पोजीशन और उसका मोमेंटम या उसकी वेलोसिटी बता पाना एक साथ संभव नहीं है। एक्यूरेटली दोनों को एक साथ बता पाना संभव नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये बात बड़ी अजीब लगती है। आपने बहुत सारे फिजिक्स में सवाल किए हैं जिसमें आप एक बॉल है हाथ से ड्रॉप करते हो ना, बॉल नीचे गिरती है, आप 1 सेकंड में कितनी दूरी ट्रेवल कर लेंगे, उसकी स्पीड क्या होगी, सारे कैलकुलेशन करते हो, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हो फिजिक्स में, तो उसमें प्रोजेक्टाइल की स्पीड, कब वो ग्राउंड को हिट करेगा, किस किस पॉइंट पे उसके वेलोसिटी वेक्टर्स क्या होंगे, ये सब आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, बहुत अच्छी तरह से याद होगा, है ना। मेरे को याद है जब मैंने आईआईटी किया था, तो तब मेरे को पहले का थोड़ा ध्यान है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि तो यहाँ पे हर चीज सर्टेन है, कहने का ये मतलब है। और आप यहाँ पे वेलोसिटी, पोजीशन, डिस्टेंस सब एक्यूरेटली निकाल लेते हो। इतने टाइम पर इतनी वेलोसिटी और इतना दूरी ट्रैवल कर चुके होगी, क्योंकि और ये सब इसलिए निकाल पाते हो क्योंकि इसका पार्टिकल नेचर है। इस बॉल का, बॉल इज अ वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई यू आर एबल टू फाइंड इट्स वेलोसिटी, स्पीड जो है, पोजीशन विद एक्यूरेसी।
लेकिन बहुत छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई चीज वेव है, अब मैं आपसे पूछता हूँ बताओ कहाँ पर है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे अगर पूछता हूँ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो आप बोल दोगे देखो इधर है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, है ना। मैं आपसे पूछता हूँ कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वेव है, तो वेव में तो वो इलेक्ट्रॉन ही सब जगह पर है जहाँ जहाँ उसकी वेव है। समझ आया? तो कुछ अनसर्टेनिटी आ गई कि अच्छा आप, तो आप बोलोगे ठीक है यहाँ से यहाँ तक है ना, क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसकी वेव है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। तो क्या मतलब निकला? अब आप पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे। अब आप बोलोगे कि हाँ यहाँ से यहाँ तक है, तो ये आ गई अनसर्टेनिटी इन पोजीशन डेल्टा एक्स अलोंग द एक्स एक्सेस। अगर हम नाप रहे हैं वाई एक्सेस नापेंगे तो अपन ठीक है डेल्टा वाई बोल देंगे। ठीक है, इस पोजीशन की अनसर्टेनिटी हो गई तो आपकी वेलोसिटी भी आप ढंग से सही सही नहीं बता पाओगे और मोमेंटम भी ढंग से नहीं बता पाओगे। तो ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, किस कारण से आ रही है? क्या ये अपनी अपने अपन नहीं कर पा रहे या एक्चुअली इट इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू सम नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन? उनीब बताओ, अंशिका, उनीब, अदनान। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डेल्टा एक्स। ठीक है, इसकी वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी है? डेल्टा वी। ठीक है, समझ आ गया? तो डेल्टा वी इज द अनसर्टेनिटी इन और m डेल्टा वी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो ये आ गया m इंटू डेल्टा वी, मतलब इसको कहते हैं डेल्टा पी। ठीक है, डेल्टा पी मतलब ये हो गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये इस कारण से आया, आप सही सही एक समय में जगह नहीं बता पा रहे, उसकी पोजीशन नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे हो, तो उससे पोजीशन में अनसर्टेनिटी आई, वेलोसिटी में आई, मोमेंटम में आई, है ना। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि जो अनसर्टेनिटी दोनों का प्रोडक्ट अनसर्टेनिटी का, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मोमेंटम जो होगा साइमल्टेनियसली पोजीशन और मोमेंटम को सही सही बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ नापना संभव नहीं है ना। सबसे पहले तो ये कहता है इट इज नॉट पॉसिबल it is not possible to measure the position and measure simultaneously, है ना। It is not possible to measure simultaneously the position and momentum. मतलब सिंगुलरली में हो सकता है मतलब एक करेंगे तो दूसरा नहीं हो पाएगा मेजर। हाँ, it is not possible to measure simultaneously the position and momentum of an electron या कोई भी सबएटॉमिक पार्टिकल जो कि बहुत छोटा है, जिसका वेव कैरेक्टर सिग्निफिकेंट है, वो वेव नेचर के कारण है। ठीक है, पार्टिकल with absolute accuracy. अब एक को सही सही कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे तो दूसरे में एरर बढ़ जाएगा, दूसरे को करोगे तो पहले में एरर बढ़ जाएगा। तो दोनों एरर जो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इनटू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसका जो दोनों एरर है ये कम से कम
कम से कम h/4 इनका प्रोडक्ट h/4 होगा या इससे अधिक होगा। समझ आ गया? क्वेश्चन वापस समझा दिया। ये तो है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, दोनों अनसर्टेनिटीज, दोनों जो एरर है आपके उसका प्रोडक्ट है अनसर्टेनिटी है ना। वो आपका कम से कम h/4 होगा, कम से कम h/4 होगा या इससे अधिक। अच्छा ये मिनिमम है। हाँ मिनिमम तो अपन कैलकुलेशन के लिए h/4 इज द मिनिमम वैल्यू। is minimum uncertainty in product of delta p and delta x। ये मिनिमम अनसर्टेनिटी है, इससे अधिक ही होगी। तो अपन कैलकुलेशन के लिए क्या करते हैं, ये वाली मिनिमम अनसर्टेनिटी ले लेते हैं। अपन को बताया जाता है कि अगर अनसर्टेनिटी पोजीशन में ये है तो मोमेंटम में कितनी होगी, इससे अपन नाप सकते हैं। कम से कम अनसर्टेनिटी इतनी तो होगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे जो एरर आएगा वो इतना तो होगा ही होगा, इससे ज्यादा भी आ सकता है। तो अपन कैलकुलेशन में इक्वल टू करके ले लेते हैं, है ना। कम से कम एरर मान के चलते हैं, कम से कम अनसर्टेनिटी लेके चलते हैं। क्या ये समझ में आया? ये किस कारण से आया, ये अनसर्टेनिटी किस कारण से आ रही है? क्या अपने मेजरमेंट में कोई कमी है? अपने मेजरमेंट में कमी नहीं है, ये अनसर्टेनिटी आ रही है किस कारण से कि एक्चुअली अपन को जो इलेक्ट्रॉन का नेचर है वो वेव नेचर है। वेव नेचर के कारण एक जगह पे तो होगा ही नहीं, एक पूरे एरिया में होगा, तो उस कारण से पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ रही है, फिर कैलकुलेशन में उसकी वेलोसिटी में आ रही है, मोमेंटम में आ रही है। ठीक है, अगर आप मोमेंटम सही सही नापने चलोगे तो ये घट जाएगा। इफ मोमेंटम और वेलोसिटी इज मेजर्ड एक्यूरेटली तो ये कम हो जाएगा, है ना। ये कम हो जाएगा तो ये कम, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये कम अगर हो गया तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो h/4 रखना है आपको। ठीक है, लेकिन अगर आपने पोजीशन सही सही बता दी तो आपकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम हो गई तो मोमेंटम में बढ़ जाएगी। दोनों का प्रोडक्ट h/4 तो रखना ही है। समझ आ गया? क्लियर? यस सर। वंशिका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उन्हीं वंशिका। Yes, sir. हाँ, तो ये नतीजा है वेव नेचर का, वेव के कारण ऐसा हो रहा है। ठीक है, इससे छोटे मोटे कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा h/4 की वैल्यू रट लो, क्योंकि तुम बार बार निकालोगे तो कांस्टेंट है ना, तो तुम्हें समय लगेगा। वैसे तो अच्छा तरीका तो या तो एक्चुअल में निकालना है तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अब डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14, तो ये जो वैल्यू आएगी 5.527 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, ये आ जाएगी। क्लियर? तो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये मास इलेक्ट्रॉन का रख दो आप, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए या किसी बॉल के लिए या किसी रॉकेट के लिए बात चल रही है ना, तो उसका मास रखेंगे अपन। ठीक है, इसको प्लैंक्स कांस्टेंट है यहाँ पर। तो क्वेश्चन अपन कुछ कर लेते हैं जिससे अपन को समझ में आ जाएगा। इससे एक बहुत बढ़िया चीज अपन प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, पहले वो क्वेश्चन कीजिए, फिर अपन को समझ में आ जाएगा लगाना कैसे है इस फॉर्मूले को। अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एक्स एक्सिस के अलोंग दी गई है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही होगा, ये ध्यान रखना, है ना। उसी डायरेक्शन में मोमेंटम या वेलोसिटी भी उसी एक्सिस के अलोंग आप नापेंगे। ठीक है, इसमें जैसे मैं बोलता हूँ एक सवाल अपन करते हैं, बड़ा सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा लॉ है वैसे तो ये, लेकिन अपन को इसमें सोचने में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि अपन नॉर्मल चीजें सबको सर्टेनली कैलकुलेट करते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स लगा के।
लेकिन यहाँ पे वेव नेचर के कारण ये थोड़ा सा अनसर्टेन हो जाता है। ठीक है, तो कैसे पता लगता है अपन को, अपन नापते हैं कि प्रोटॉन इज मूविंग विद 1/10 ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। ठीक है, द प्रोटॉन is moving with the ठीक है, ये प्रोटॉन का वेलोसिटी है 1/10 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो vp वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/10, मैं बता देता हूँ यहाँ पे कैलकुलेट करके, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है लाइट की स्पीड। तो ये आ गया 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, है ना। ये प्रोटॉन की वेलोसिटी है जो कि लाइट की वेलोसिटी का 10% है, 1/10 है। ठीक है, इसकी वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी है वो 1% की है, मतलब 1% ऊपर नीचे हो सकता है। डेल्टा वी, है ना, इज इक्वल टू 1%, 1% ऊपर नीचे हो सकता है। इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो v, जो v मैंने निकाली है 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁷, है ना, इसमें 1% ऊपर नीचे हो सकता है ना, ज्यादा भी रह सकती है, कम भी रह सकती है। तो ये अनसर्टेनिटी वेलोसिटी है। तो इसका 1% मतलब 1/100, है ना, 1% मतलब 1/100, तो वो होगा 3 इंटू 10⁵, 1% ऑफ द वेलोसिटी। समझ आ रहा है, इतना कम या इतनी ज्यादा भी हो सकती है, तो ये डेल्टा भी है। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। है ना, तो इसका पोजीशन में अनसर्टेनिटी कितनी होगी ये बताओ। फाइंड इट्स अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो अपन को बता। पोजीशन में कितनी अनसर्टेनिटी आएगी, मतलब जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है ना वो तो पता है अपन को। मान लो कहीं पे है वो x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे मान लो, लेकिन वो उसकी वेलोसिटी के कारण कितना आगे या पीछे हो सकता है, उससे प्लस माइनस कितना होएगा। अच्छा, मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है ये मैं बता दूं, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kgs। ठीक है, ये होगा। तो अपन इससे अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन निकाली जा सकती है। ठीक है, कितनी अनसर्टेनिटी आएगी ये बता सकते हो आप जल्दी से कैलकुलेट करके। क्या आंसर आ रहा है? आंशिका होनी, जल्दी से करो। आई होप कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल। डेल्टा पी, सर ये वाला समझ नहीं आया। हाँ देखो, जैसे अपन तुम करते हो ना कि पार्टिकल को वी वेलोसिटी से फेंका फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, एक्सेलरेशन दे रखा होता है, वी वेलोसिटी दे रखी होती है, 5 मिनट बाद 5 सेकंड्स बाद उसका कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, निकालते हो कि नहीं निकालते हो फिजिक्स में? 5 सेकंड बाद कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, करते हो कि नहीं हाँ करते? हाँ सर। है ना, तो उसकी पोजीशन बताते हो ना, 5 सेकंड बाद x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे या 10 सेंटीमीटर पे या 20 सेंटीमीटर पे पहुंच जाएगा।
बताते हो कि नहीं बताते? बताते हैं सर। हाँ, तो वो तो न्यूटन मैकेनिक्स थी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वो सब अपन बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a ऐसी फॉर्मूले काम में लेते हैं अपन, इससे निकालते हैं। ठीक है, अब ऐसा है कि अगर अपन को पोजीशन पता नहीं कि हाँ यहाँ पहुंच गया, लेकिन इसके आसपास कहीं हो सकता है, मतलब कहीं पे पहुंचा उससे 5 सेंटीमीटर आगे भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर पीछे भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो वेव है। आप उसको ऐसे सोचो कि अब ये पार्टिकल जो है बहुत छोटे हैं, ये एक जगह पे एक पॉइंट पे नहीं रहेंगे, वेव है। तो वेव उस पॉइंट के आगे भी और पीछे भी रहेगी, वेव एक पॉइंट पे तो होती नहीं है ना? तो अपन क्या है, पोजीशन में बताएंगे यहाँ से यहाँ तक ऊपर नीचे हो सकता है ना सर अपनी। हाँ बेटा। सर ये जो डेल्टा वी 1% है सर, ये क्वेश्चन में गिवन है? हाँ, क्वेश्चन में कितने 1% की जो अनसर्टेनिटी है, प्रोटॉन की स्पीड लाइट की स्पीड का 1/10 है पहले तो, ये वेलोसिटी बता रही है, लेकिन इस वेलोसिटी में भी कुछ ऊपर नीचे वैल्यू है उसकी, 1% की ऊपर नीचे है, तो वो डेल्टा सर भी है। 1% मतलब 10⁻², और 10⁻² से माइनस हो जाएगा उससे। हाँ हाँ, मतलब ये जो एक्चुअल वेलोसिटी है ना अपनी, तो एक्चुअल वेलोसिटी से इतनी कम या इतनी ज्यादा हो सकती है। ठीक है, यस जैसे सर। अपन अपना वेट लेते हैं वेइंग मशीन पे, जैसे ही अपन फ्रूट्स मेजर करवाते हैं, फ्रूट मार्केट जाते हैं अपन, है ना, तो उसमें भी क्या होता है 1 kg मेजर करते हैं, लेकिन कुछ हो सकता है कि कुछ फ्यू ग्राम्स ऊपर नीचे हो, अनसर्टेनिटी तो रहती है, 1 ग्राम ज्यादा 1 ग्राम कम। तो इसकी पोजीशन में कितना ऊपर नीचे होगा, है ना, ये बताना। लेकिन ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिक्स है ना। तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम की अनसर्टेनिटी और पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है, वो दोनों की दोनों जुड़ी हैं किससे, इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से। और जो ये कहता है कि दोनों अनसर्टेनिटीज की वैल्यू कम से कम h/4 तो होगी। अपन कम से कम अनसर्टेनिटी निकालने के लिए, है ना, ये वाला फॉर्मूला, मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, ये मोमेंटम में अनसर्टेनिटी किस कारण से आ रही है, मास तो फिक्स होता है, मास नहीं चेंज होता, वेलोसिटी में ऊपर नीचे हो सकता है ना, इनटू पोजीशन में अनसर्टेनिटी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू मिनिमम अनसर्टेनिटी, इतनी तो होगी h/4 ले लेते हैं। तो उसकी पोजीशन में कितना ऊपर नीचे संभव है, जो आपने पोजीशन निकाली है उससे कितना एरर संभव है उसमें, कम से कम h/4 ठीक है, mp मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन। समझ आया? ये समझ में आ गया? यस सर। तो अब ये वैल्यूज अपन को रखनी है सर। h की वैल्यू रखो 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। 4 पाई की वैल्यू रखो 4 इंटू 3.14 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kgs, है ना। और इंटू वेलोसिटी में ऊपर नीचे कितना था इसका, जो एक्चुअल वेलोसिटी उसका 1%, 3 इंटू 10⁵ थोड़ी मेहनत का काम है ना। तो उससे कैलकुलेट कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से बताओ, अंशिका, नहीं अदनान, जल्दी से। ये ऐसा करो, राउंड ऑफ कर लो, ये आंसर कितना आएगा, राउंड ऑफ करके भी कर सकते हो। कैसे सर? जैसे उसको 6 मान लो, ठीक है, अप्रोक्सीमेट अच्छा। आंसर निकाल सकते हो, है ना। इसको 6 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 3 मान लो, 1.66 कितना होता है, ये होता है 5/3, है ना, 5/3 1.66 आता है। अच्छा,
अप्रोक्सीमेट, अगर वैल्यूज ऑप्शन में दूर दूर है ना तो इतना मान सकते हैं ना। 5 4 जा कितना होगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10, 1/10 आ रही है वैल्यू। ये सब अप्रोक्सीमेट 1/10 से ज्यादा ही आएगी, क्योंकि मैंने 6.6 को क्या कर दिया, 6 ले लिया, तो 0.1 से तो ज्यादा ही आएगी। समझ आ रहा है? इस 6.6, या तो ऐसा करो 6.66 वो होता है अपना कितना, 6.66 जो होता है ना, इसको आप ऐसे ले लो, डिवाइडेड बाय 3 होता है ना, 3 3 6 जा 18, ये करीब 19 पॉइंट ऐसा कुछ ऐसे ले सकते हो, है ना। जल्दी से आंसर करना है तो कुछ समझ आ रहा है, ये 0.1 के करीब आ रहा है लगभग, है ना। तो 0. पहले 2 3 कहाँ से आया था? हाँ पहले 2, अच्छा अच्छा ठीक है। समझ आया, इसको मैंने जल्दी जल्दी करा हाँ है समझ एक्चुअली, गया मेरा समझ आंसर गया जी। आंसर तो गलत आएगा, लेकिन मैं क्या है कि इसको जल्दी, इसको 6 मान लिया, इसको 4 मान लिया, इसको 3 मान लिया, इसको प्रूफ कर 1.66 पाएंगे को, ना, मतलब अगर ग्रेटर आ रहा है उससे तो उतना हो जाएगा, हाँ प्रूफ थोड़ा सा प्रूफ ग्रेटर तो हो वो जाएगा। अपन ऑप्शन चेक कर लेंगे। अच्छा 10 की पावर चेक करो, 10 की पावर कितना है, -34 है, 27 है, तो -7 हो गया, -7 -12 हो गया, 5 ऊपर गया तो माइनस हो गया, है ना। तो ये करीब आ रहा है 1 × 10⁻⁻13। इतना इतना जो आपने पोजीशन निकालोगे ना, उससे इतना आगे या इतना पीछे रह सकता है। अब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में और एक्चुअल आंसर पता है कितना आ रहा है, देखो फॉर्चुनेटली एक्चुअल आंसर है 1.06 × 10⁻13 मीटर। अपन कितना क्लोज आ गए हैं एक्चुअल आंसर के, देखो आप समझ गए। तो अप्रोक्सीमेशन करके, हाँ लेकिन ऑब्जेक्टिव के ऑप्शंस देख लेना, कुछ ऑप्शन ऐसे लिखा होगे 1.1 1.2, तब नहीं कर पाओगे, तब तो तुम्हें एक्चुअल करना ही पड़ेगा। लगभग ये वैल्यू आ गई है ना। तो एक्चुअली जो अपन पोजीशन कैलकुलेट करेंगे ना, उससे प्रोटॉन इतना आगे या इतना पहले भी हो सकता है, क्योंकि वो उसकी वेव है पूरी, और वेव जो है वो एक पॉइंट पे नहीं होगी, वो पॉइंट के आगे पीछे दोनों होगी, इस कारण से ही अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ रही है। क्या ये समझ में आया सभी को? कोई इसमें परेशानी, कोई दिक्कत किसी भी तरह की फील आ रही नहीं है? किस तरह का कंसेप्ट है, समझ गए? जी सर। तो ये अनसर्टेनिटी। अच्छा इससे अपन ये भी कह सकते हैं, क्या अब मैं आपको कह सकता हूं कि मुझे ये बताएं, प्रूव करके बताएं कि इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में नहीं मिल सकता। एक बहुत ही सिंपल सा स्टेटमेंट है, वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी को इस्तेमाल करके बताया जा सकता है। प्रूव दैट, अगला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया अंशिका? यस सर। ठीक है ना, ऐसे कर लेना जल्दी से। प्रूव दैट एन इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी फाउंड inside a nucleus. ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना। तो ये कैसे पता लगेगा? वैसे तो अपन को मालूम है इलेक्ट्रॉन गोल गोल बाहर घूमता है, कैसे पता लगेगा? देखो रेडियस ऑफ जो न्यूक्लियस होता है ना, वो मैंने आपको पहले बताया था, अप्रोक्सीमेटली न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10⁻⁻15 मीटर का होता है, इतना होता है। ये न्यूक्लियस है, इसका सेंटर है, तो रेडियस जो है इधर और इधर दोनों तरफ है, एक तरफ का, ये तो डायमीटर नहीं बोल रहा मैं, रेडियस बोल रहा हूँ, इतना हो सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है तो उसकी पोजीशन कितनी अनसर्टेन हो सकती है, कितनी आगे पीछे रह सकती है ना, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसी में मिलेगा। तो 10⁻⁻15 मीटर इधर, या 10 की पावर रेडियस के बराबर इधर या उधर, क्योंकि रेडियस सेंटर के दोनों तरफ होता है जैसा कि अपन जानते हैं, तो रेडियस के बराबर इधर उधर हो सकता है। तो डेल्टा एक्स, है ना, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, पूरा पूरा स्टेटमेंट लिख लेना। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन if it is found inside the nucleus will be of the 10⁻⁻15 मीटर, है ना। डेल्टा एक्स कितना होगा? 10⁻⁻15 मीटर के करीब।
समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बात समझ में आई? आ गई सर। है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो इतना आगे या इतना पीछे हो सकता है इस पॉइंट से, इस सेंटर से। ठीक है, अब अपन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी का इस्तेमाल करें, प्रिंसिपल का इस्तेमाल करें, तो ये कहता है कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी और पोजीशन में अनसर्टेनिटी कम से कम h/4 तो होनी चाहिए। अपन कम से कम अनसर्टेनिटी लेके कैलकुलेशन कर रहे हैं, इससे अधिक भी आ सकती है, दोनों का प्रोडक्ट इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अपन कम से कम अनसर्टेनिटी मानते हुए काम कर रहे हैं। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, जो कि इसके वेव नेचर के कारण आ रही है, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज इक्वल टू h/4 ठीक है। अब इससे अपन ने क्या करा कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकाल ली। अनसर्टेनिटी जो वेलोसिटी आ रही है वो आ रही है h/4 मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनटू अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन, क्योंकि वो न्यूक्लियस में है तो इसकी वैल्यू रख दी 6.626 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.14, ठीक है, इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। सर न्यूक्लियस जो है वो क्वेश्चन में सर उसका रेडियस गिवन है। हाँ ये गिवन है रेडियस, और थोड़ा ध्यान भी रखना आप लोग, न्यूक्लियस का रेडियस इस रेंज का होता है, ठीक है। और ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज रख दी, तो ये मैंने वैसे ही करा 6 4 3 9 ऐसे कर दिया इसको, रफ एस्टिमेट करने के लिए 4 3 इंटू 9, है ना, रफली, हालांकि इससे ज्यादा ही आएगी। वो 10 ये पावर काट दी मैंने, 10 की पावर कितनी -3 हो गई, और ये 10 की पावर -15 है, ये ऊपर गया तो ये हो गया 15 -3, ये 15 ऊपर जाएगा 10 की पावर -15, तो 10 की पावर 12 हो जाएगा, है ना। समझ आ गया? तो ये कितना आ रहा है, 3 2 6 2 2 4, है ना। ये आ रहा है 1/18 के करीब आ रहा है, 1/18 के करीब, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा बताओ जल्दी से। 1/18 की वैल्यू क्या होगी? 1/18 से बड़ा आएगा वैसे तो, अपन ने तो रफ एस्टिमेट करके किया है इसको, जल्दी से बताओ आया आंसर? कितना आ रहा है? 1/18 आ रहा है ना, 1/18 तो कितना, 0.055 ऐसा आ रहा है, इंटू 10 की पावर 12 मीटर पर सेकेंड। और इसको मैं क्या करता हूँ, 2 जीरो से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5.5 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, है ना। और एक्चुअल आंसर जो है देखो 5.77 मीटर पर सेकेंड है, तो अपन काफी क्लोज है एक्चुअल आंसर के। तो इससे ये अनसर्टेनिटी वेलोसिटी आ गई, मतलब जो वेलोसिटी आप इलेक्ट्रॉन की निकालोगे ना, जो होनी चाहिए उससे इतनी ज्यादा या इतनी कम हो सकती है। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ इट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके? किसको समझ में आई, किसको नहीं आई? उन्हीं, वंशिका, अदनान। यस सर। हाँ तो ये अनसर्टेनिटी आ गई अपनी, एक्चुअल के करीब ही आ रहा है, 5.77 है एक्चुअल आंसर इंटू 10⁻10। अब इससे कैसे पता लगेगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में हो ही नहीं सकता? जी सर। इससे मालूम क्या, ये अनसर्टेनिटी आ गई, आंसर आ गया, एक्चुअल वैल्यू के पास ही आया है, एक्चुअल वैल्यू 5.77 है, हाँ सर।
और अपना आ रहा है 5.55, ठीक है। तो इससे मालूम कैसे चलेगा, प्रूव कैसे हुआ कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस? इससे कैसे प्रूव हो रहा है इस वेलोसिटी से? एक सेकेंड सर। अंशिका बताओ, उन्हीं कैसे प्रूव हो रहा है? वैसे अगर हम बस आइडिया है, पक्का नहीं हो, मतलब डायरेक्टली अगर हम लिखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमने वेलोसिटी निकाल ली है, तो पोजीशन अनसर्टेन होगी। तो मतलब हम हाँ बता नहीं सकते न्यूक्लियस में है कि नहीं है। हाँ, वैसे एक और बात, एक और बात, पूरे यूनिवर्स में जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ना, किसी भी चीज की ले लो, वो 3 × 10⁸ से ज्यादा नहीं होती। अच्छा, मतलब ये बात क्या है, कितनी है वैल्यू यहाँ पे सर बता दिएगा। Uncertainty in velocity is coming out to be more than the speed of light. थ्री इंटू पूरे यूनिवर्स में मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती है किसी की भी? 3 × 10⁸ हाँ, मैक्सिमम स्पीड ये हो सकती है। समझ आया? समझ गया, ये मैक्सिमम स्पीड हो सकती है। और अगर स्पीड, ये तो स्पीड तो पता नहीं कितनी होगी, और ये तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी इससे लाइट की स्पीड से ज्यादा आ रही है, तो ये गलत है। इसका मतलब ऐसा संभव नहीं है, जो कैलकुलेशन है वो संभव नहीं है, कुछ आपने गलती कर दी। समझ आ गया? द वेलोसिटी of the uncertainty in velocity of the electron is coming out to be more than the higher than the speed of light, which is not possible. यूनिवर्स के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है ना, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है। इससे तेज कोई नहीं चल सकता। आप लाइट की तरफ भी जाओगे ना, तो भी यही स्पीड दिखेगी आपको, है ना। नॉर्मली क्या होता है, अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं कि दो जने अप्रोच कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ जाती है ना। लेकिन आप, लाइट आपकी तरफ आ रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, आप बोलोगे मैं भी लाइट की तरफ भागता हूँ तो मेरे को ज्यादा स्पीड होगी। नहीं, हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिक्स वैल्यू है उसकी, 3 × 10⁸ समझ आया? और कोई चीज अगर इससे बड़ी स्पीड की आ रही है ना, तो मतलब वो जरूर गलत है ना। समझ आया? ये यूनिवर्स की मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि लाइट की स्पीड है। यहाँ पे तो वेलोसिटी तो पता नहीं कितनी होगी, अनसर्टेनिटी इतनी ज्यादा आ रही है जो संभव नहीं है। क्या ये बात समझ में आई सबके? इज इट क्लियर? यस सर। सर इसका सोल्यूशन एक बार दिखा देगा, मैं लिख नहीं रहा था। हाँ, तो इससे देख सकते हैं अपन, बड़ा सिंपल सा तरीका, सिंपल से सोच के अपन ने प्रूव किया कि दिस वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज नॉट पॉसिबल, है ना, बिकॉज इट इज कमिंग आउट टू बी हायर देन द स्पीड ऑफ लाइट। सिमिलरली, एंड और बैक कंक्लूड करें अपन तो सोचें कि जो अपन ने इलेक्ट्रॉन को माना था कि न्यूक्लियस में मौजूद है, 10⁻15 मीटर, -15 मीटर इधर या इधर सेंटर से हो सकता है, जो कि उसकी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पोजीशन बता रहा है। ये गलत है एक्चुअली, है ना। गलत कैसे है एक्चुअली? सब कुछ कैलकुलेट किया, फिर वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी निकाली जो कि लाइट से बड़ी आ रही है, तो ये तो यूनिवर्स में होता नहीं है, ये सब कुछ गलत है। इसका मतलब आपका जो ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये आपको कभी भी न्यूक्लियस में नहीं मिल सकता। आई होप ये बात क्लियर हो गई आपको, समझ में आया सभी के? बड़ा सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन चलते हैं, यस सर। अब अपन ऐसा करते हैं, अब अपन चलते हैं वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम। अब अपन ने अरे देख एक लिया। सेकंड, लिख रहा था, हाँ वहीं पे था। हाँ यही यही बस हल्का सा एक सेकंड हाँ और।
अपन ने देखा कि अपन ने बोर कई कई जगह फेल हो रहा था, बोर मल्टी इलेक्ट्रॉन भी नहीं बता पा रहा था। बोर ने क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोला लेकिन बताया नहीं कि ऐसा क्यों है। लेकिन अपन ने अभी देखा, आज ही देखा अपन ने कि इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी वेवलेंथ होती है, उसकी वेवलेंथ के कारण ऐसा है ना। जी सर, लिख लिया। तो है ना, तो ये सब बातें हैं। अब अपन को इस बात की ओर इशारा कर रही है कि इलेक्ट्रॉन में वेव करेक्टर है, उसको मानते हुए चलिए। और जैसा कि बोर ने फिक्स वेलोसिटी nth ऑर्बिट में वेलोसिटी nth ऑर्बिट का रेडियस सब कुछ सर्टेन बता दिया था, है ना। वो सर्टेन ही तो बताया था उसने, फिक्स वैल्यू बता दी थी कि रेडियस निकालना है, ठीक है। तो 0.0529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, आपका नैनोमीटर कर दो, रेडियस आ जाएगा nth ऑर्बिट का। क्या इतना पक्के, इतना इतना एक्यूरेटली क्या आप रेडियस निकाल पाओगे? कभी कभी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसका तो वेव कैरेक्टर है ना। तो उसका जो आप ऑर्बिट है, ऑर्बिट में भी आप फिक्स रेडियस मान रहे हो, रेडियस होगा वो, क्योंकि वेव नेचर है तो वेव एक पॉइंट पे नहीं रहती। आपने वेलोसिटी निकाल ली, है ना, वो भी ऐसा संभव नहीं है कि फिक्स वेलोसिटी निकाल ली, फिक्स वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है। तो अपन इलेक्ट्रॉन की वेव की बात करेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है सभी के? अंशिका, उन्नीत, यस सर। ठीक है। तो अब अपन एक नए मॉडल की तरफ चलते हैं जो है स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन। और जो अपन को क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम देगा, जिस जो आपके इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को अकाउंट में लेते हुए आपको कैलकुलेशन बताएगा, ठीक है। तो स्क्रोडिंजर ने क्या किया था कि इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हुए सारे कैलकुलेशन किए थे। उसने इलेक्ट्रॉन को ऐसा नहीं माना था, ये तो क्लासिकल थ्योरी है जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, कि एक इलेक्ट्रॉन है और वो ऐसे गोल गोल एक फिक्स रेडियस के ऑर्बिट में घूमता है ना। ऐसा नहीं माना उसने, स्क्रोडिंजर ने उसको क्या है, वेव माना, है ना। वो वेव कहाँ कहाँ है एटम के चारों ओर। तो ये वेव जो होगी ना, इस तरह से होगी, एक गोलाई में होगी पूरी, इस तरह से। ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे तो अपन देखते हैं, लेकिन वो एक्चुअली पूरी गोलाई में और गहराई में भी होगी। जैसे अपने सुनामी आई थी अर्थ पे, आपको याद होगा, है ना, चेन्नई में सुनामी आई थी, तो वो वाटर में वेव थी। तो वाटर, वो जो वेव जो थी वो ओशन के अंदर भी थी, ओशन के अंदर भी थी और सरफेस पे भी थी, है ना। तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन की वेव है, उस वेव को देखा कि भाई ये देखो, इस तरह से प्लॉट करा, वेव कहाँ कहाँ हो सकती है। वो 3 डायमेंशनल वेव है एक्चुअली, अंदर गहराई में भी है एटम के और ऊपर भी है ना। अपन जो वेव लिखते हैं ना वो तो बड़ी सिंपल सी लिखते हैं ना, समझ आ रहा है। तो इस तरह से, तो ये तो ऑर्बिट, ये तो इसको तो ऑर्बिट कहते थे अपन, जो बोर्ड ने बताए थे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की वेव है इसको अपन ऑर्बिटल कहेंगे। ऑर्बिट से ऑर्बिटल की तरफ अपन मूव करते हैं। स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंजर ने वेव इक्वेशन बनाई। देखो, इक्वेशन देखने में बड़ी आपको प्रॉब्लम लग सकती है, लेकिन ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाहूंगा। दिखने में बहुत ही सुंदर इक्वेशन लग रही है ना। अपन को मन करेगा कि अपन ऐसी ऐसी मैथ्स पढ़ें, बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व करें, है ना। इसको कर लोगे आप, है ना। पहली बार मैंने देखी थी जब मैं 11th में था, तो मैं भी डर गया था, है ना। लेकिन हाँ, ये आईआईटी में फर्स्ट ईयर में जाके इसको सॉल्व कर लिया है, इसकी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, आपको dy बाई डी एक्स पता है क्या? Rate of change of y with respect to rate of हाँ, change of x.
हाँ, और d2y/dx² पता है, डबल डिफरेंशियल पता है। देखो, ये अगर डिस्टेंस है y में नाप रहा हूँ, तो dy/dx तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज, dy/dt क्या होगा, या अगर ये दूरी x है, सॉरी x में नाप रहा हूँ, तो dx/dt क्या होगा, वेलोसिटी होगी पार्टिकल की, है ना, कि x एक्सिस के लॉन्ग किस स्पीड से आ रहा है, x कोऑर्डिनेट किस स्पीड से इसका बदल रहा है, ठीक है। तो ये अपना क्या है, वेलोसिटी है किसकी, इस पार्टिकल की वेलोसिटी है ना, समझ में आ रहा है आपको। इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन निकालना है अलोंग एक्स एक्सिस, तो मैं क्या करता हूँ, ये तो वेलोसिटी है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि डी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकालना ना, dv/dt, और ये हो गया d2x/dt², v इक्वल टू dx/dt लिख दिया, डबल डिफरेंशियल, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम का जो रेट आ रही थी, उसका रेट का चेंज ऑफ रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये डबल डिफरेंशियल ही है। अब इनका मतलब क्या है, पहले तो ये लिख लें अपन, है ना। एक तो ये ऐसा साइन है, ये है अपना साई, ठीक है, ये कहलाता है वेव फंक्शन। ये वेव की इक्वेशन है एटम के चारों ओर, जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मतलब वेव के बदलने का डिफरेंशियल है, डबल डिफरेंशियल। ये डेल लिखते हैं इसको, एक्स एक्सिस के अलोंग, ये वाई एक्सिस के अलोंग, ये जेड एक्सिस के अलोंग, ये पेट पाई एम, एम तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो ई है वो इसकी टोटल एनर्जी है, और वी है पोटेंशियल एनर्जी, और ये साई वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। अभी वेव फंक्शन का क्या मतलब होता है, ये मैं बताता हूँ आपको। एम तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। दूसरा एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। वी जो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, जो ई है वो टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, समझ गए, ई टोटल एनर्जी है, समझ आ गया। और ये पाई तो कांस्टेंट है, ये सब जानते ही हैं। तो एक्चुअली इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो अपन को वेव फंक्शन मिलता है। कोई फंक्शन आप अदनान बता सकते हो मेरे को, कोई फंक्शन आपने मैथ्स में पढ़ा हो, कोई इक्वेशन बता सकते हो आप, अंशिका, हाँ, क्या बता सकते हैं क्या आप? नहीं सर, मुझे तो नहीं पता। साइन एक्स तो जानते हो क्या होता है, हाँ सर। तो साइन एक्स एक फंक्शन ही तो है अपना। तो साइन एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स अगर अपन रखते हैं, तो अपन को पता लगता है कि एक्स की वैल्यू 0 डिग्री पर 0 होगी, 90 डिग्री पे 1 होगी, 180 डिग्री पे फिर से 0 हो जाएगी, 270 पे -1 होगी। साइन एक्स फंक्शन ही तो है एक अपना, जो एक वैल्यू ऐसे बदल रहा है ना। तो वेव फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन की वेव बताने वाला फंक्शन, ठीक है। समझ आया, ये इलेक्ट्रॉन की वेव का एम्पलीट्यूड बता रहा है एक तरह से। इसकी वैल्यू जो है प्लस हो सकती है, माइनस हो सकती है, जीरो हो सकती है, इलेक्ट्रॉन की वेव बताने वाला। लेकिन वो वेव की इक्वेशन आएगी कैसे, वो इसको सॉल्व करके आएगी, इस इक्वेशन। तो ये वेव फंक्शन क्या है आपका, वेव फंक्शन मतलब इट इज सिमिलर टू एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव।
और इट कैन हैव जीरो पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज। जैसे किसी वेव का एम्पलीट्यूड होता है ना, वेव ऊपर की उठी होती है, क्रेस्ट होता है, तो क्रेस्ट में एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होता है। ट्रफ होता है, ट्रफ में एम्पलीट्यूड नेगेटिव होता है। ये बीच में जहाँ पे ये एक्स एक्सिस पे टच कर रहा है, ये नोड कहलाती है। इट कैन हैव पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव वैल्यूज, है ना। ये लिखी मैंने ऐसे वेव है, लेकिन एक्चुअल में वो वेव एटम के चारों ओर गोलाई में होती है और अंदर भी होती है। इलेक्ट्रॉन की वेव है। क्या ये बात समझ में आ गई सबके? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अदनान, अंशिका, उन्हीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? उन्हीं बताओ। मन में क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या डाउट आ रहा है, मुझे बताओ। तो ये वेव फंक्शन है, इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या हाथ लगेगा अपने? इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वेव फंक्शन मिलेगा अपन को। ये वेव फंक्शन क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन की वेव को बताने वाला फंक्शन है। ये बिल्कुल वैसा है कि बताएगा कि इलेक्ट्रॉन की वेव कैसी है, ठीक है, कहाँ पे इसका वैल्यू पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम is known as it is denoted by the letter psi, Greek letter psi से denote करते हैं। और इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है। जैसे कि वेव की एम्पलीट्यूड पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है। अच्छा, अपने लिए इसका कोई ज्यादा मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रॉन की वेव है, ठीक है, वेव है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, अपन ने डी ब्रॉगली में देखा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन की वेव है, ठीक है। तो एज सच इट हैज नो सिग्निफिकेंस। तो अपने लिए एज सच इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अपन का अपना इंटरेस्ट ये होता है कि देखो भाई वेव है, आप तो ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या होगा कि जब अपन साई स्क्वायर करते हैं, ये एम्पलीट्यूड जैसा है, इट इज सिमिलर टू द एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव। जब अपन स्क्वायर करते हैं एम्पलीट्यूड का, लाइट के वेव का एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करते हैं, तो अपन को इंटेंसिटी मिलती है ना, कि लाइट कितनी इंटेंसिटी से आ रही है अपनी ओर। इसी तरह से जब इलेक्ट्रॉन की वेव का स्क्वायर करोगे, साई स्क्वायर, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन की वेव की इंटेंसिटी देगा, मतलब वो इंटेंसिटी कितनी ज्यादा है ना। तो ये आपको बताएगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। समझ आ रहा है? पहली बात तो ये है, क्योंकि वो साई की वैल्यू तो अपन ने देखा कि ग्राफ से ही दिख रहा है अपन को कि इसमें ये सॉल्व करने पे आएगा। ये ग्राफ सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, पॉजिटिव, जीरो, नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, लेकिन जो साई स्क्वायर की वैल्यू होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव या जीरो हो सकती है, जहाँ जीरो है उसका स्क्वायर जीरो ही होगा, ठीक है। तो साई स्क्वायर कहना है पॉजिटिव वैल्यू और जीरो वैल्यू। लेकिन ये क्या डिनोट करता है? ये जैसे इट टेल्स अस अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेव, मतलब ये अपन को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है। ये अपने लिए जरूरी है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। इट टेल्स अस द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं अपन? मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ
ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम बता रहा है। कि एक एटम के चारों ओर देखो, जैसे मैंने ये बताया था, इलेक्ट्रॉन की वेव बताई है ना, मान लो कि मैं छोटा सा पर यूनिट वॉल्यूम लेता हूँ, एक यूनिट वॉल्यूम का क्यूब बनाता हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, रेड से बना देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने क्यूब बना दिया एक यूनिट वॉल्यूम का, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इस पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी है, उसको साई स्क्वायर कहेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहेंगे इस यूनिट वॉल्यूम में। अच्छा, प्रोबेबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब अपन जान चुके हैं, ऐसा बोर के इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं जो अपन कहते हैं बोर ने तो बोला इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, पिन पॉइंट कर दिया क्योंकि उसका पार्टिकल नेचर था। अब अपन जान चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन डजंट हैव पार्टिकल नेचर, इट इज हैविंग अ वेव नेचर, and now we are talking about the wave of the electron, and because electron, a single electron is having a wave character, it will not be located at one point, it will be spread throughout this region। जहाँ पे वो region जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन की वेव है उसको अपन ने ऐसे रिप्रेजेंट किया, उस इलेक्ट्रॉन की वेव को इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सॉल्व करके पता लगाया जा सकता है, इसको अपन ऑर्बिटल कहते हैं, है ना। जो इस हिस्से में वेव होगी, इस वेव के एम्पलीट्यूड जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। समझ आ गया अदनान, अंशिका, पुनीत, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। है ना, पॉजिटिव नेगेटिव Yes, जीरो sir. वैल्यू हो सकती है। पर यूनिट वॉल्यूम अपन कितनी प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना कितनी है ना, तो वो साई स्क्वायर से पता लगेगा। तो इसको साई स्क्वायर डीवी अपन करेंगे तो एक्चुअल प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, ये प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम है ना, प्रोबेबिलिटी, ये प्रोबेबिलिटी इनटू वॉल्यूम कर दोगे तो इस वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये इस इक्वेशन को सॉल्व करने से ये मिलता है। तो अपन ऐसा करते हैं कि साई स्क्वायर के प्लॉट भी बना लेते हैं एटम के चारों ओर, एटम के चारों ओर न्यूक्लियस को ओरिजिन मानते हुए वेव फंक्शन दिखा दिया आपने चारों ओर। अच्छा, इसकी वैल्यू की जहां ज्यादा आई, अच्छा आपने 10th में किया होगा, आपने 10th में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स लेते हो आप ग्राफ पर? 2 पॉइंट लेते हो, है ना, बस हो गई लाइन ड्रॉ, 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो, है ना। और यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे क्या है कि आपका ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, यहाँ पे जो वेव है वो वेव चारों ओर है, न्यूक्लियस के चारों ओर, तो आपको बहुत सारे पॉइंट से दिखाना पड़ेगा, ऐसे जैसे आप दिखा रहे हैं ना यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि कितना, जिधर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है उधर डॉट्स की डेंसिटी ज्यादा कर दोगे, जिधर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है उधर डॉट की डेंसिटी आप कम कर दोगे, ठीक है। तो उससे पता लग जाएगा। अच्छा, कोई पूरा हिस्सा, पूरा एरिया, इसको अपन ऑर्बिटल कहते हैं, ये पूरा एरिया वो एरिया है जहां पर पूरे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अंदर अपन ऐसा बाउंड्री अपने दिमाग में अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ इसके अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन की वेव में ज्यादा परसेंटेज में मिलेगी, चांसेस है, पूरी वेव इसके अंदर है ऑलमोस्ट, उस रीजन को अपन ऑर्बिटल कहते हैं। लेकिन उस पूरे रीजन में भी जहाँ पे ये वेव ज्यादा एम्पलीट्यूड की है वहां मिलने के चांसेस ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, क्लियर। जैसे अपन अपन कई बार सी शोर पे बैठे होते हैं, सी शोर पे बैठे होते हैं, वेव्स आ रही होती है ना,
कैसे पता चल रहा है कि वेव आ रही है, कैसे पता चल रहा है कि वेव नहीं आ रही है? एम्पलीट्यूड देख के ही तो मालूम पड़ रहा है। जहाँ एम्पलीट्यूड जा रहा है तो अपन को लग रहा है देखो बड़ी वेव आ रही है ना, और अपन पानी में खड़े हैं, चलो अपन जंप करेंगे, है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता? छोटी वेव एम्पलीट्यूड। तो इलेक्ट्रॉन की वेव भी अंदर पूरे इस हिस्से को अपन ऑर्बिटल कहते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन की वेव मौजूद है पूरे इलेक्ट्रॉन की, उसमें कुछ जगह वो एम्पलीट्यूड ज्यादा है, साई स्क्वायर की वैल्यू ज्यादा है, वहां पे उसके इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना ज्यादा है। वो जनरली न्यूक्लियस के पास वाला हिस्सा होगा, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स के कारण वो वेव ज्यादा रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे डॉट्स की डेंसिटी ज्यादा बना दी शुरुआत में, है ना, यहाँ पे न्यूक्लियस पे जैसे जैसे दूर जाता है ना, डॉट्स की डेंसिटी कम कर दूंगा, है ना, इलेक्ट्रॉन की वेव की डेंसिटी कम हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन दूर जाते जा रहे हैं। समझ आया? तो आई होप ये क्लियर हो गया बिल्कुल। कोई डाउट इसमें? एनी डाउट बताएं मेरे को। इस पूरे हिस्से को ऑर्बिटल कहते हैं। तो आप डेफिनेशन लिख लीजिए, एटॉमिक ऑर्बिटल इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिख लीजिए, ये समझ में आ गया होगा आपको। एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिख लीजिए, इट इज द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस around the nucleus where the probability of finding electron of where the probability of finding electron is maximum। ये पूरी वेव को प्लॉट करके अपन ने कैसा हिस्सा देख लिया कि हाँ इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की वेव मिलेगी, है ना। लेट्स से अप टू 90%। तो इस हिस्से को अपन ऑर्बिटल कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेव मेनली प्रेजेंट होती है। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इस एरिया में ज्यादा होती है। ठीक है, समझ आ गया? तो इसको अपन ऑर्बिटल कहते हैं। हाँ, बीच में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे ये ऐसे ऐसी वेव, इसको नोड कहते हैं अपन। नोड वो हिस्सा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेव का अपना साइन बदलती है ना, प्लस से माइनस, बीच में जीरो वैल्यू आती है, वहां पे साई स्क्वायर भी जीरो होगा। तो जहाँ पे साई जीरो है, इलेक्ट्रॉन की वेव जीरो है ना, एम्पलीट्यूड नहीं है, वहां पे उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी जीरो होगी, और वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना नहीं होगी। उसको अपन नोड कहते हैं। समझ आया कि नहीं आया? नोड, नोड वो हिस्सा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, तो इस स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आपको क्या क्या मिलता है? स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आपको वेव फंक्शंस मिलते हैं, अलग अलग एनर्जी वाले साए मिलते हैं, साए की इक्वेशन मिलती है, और इससे आप पता लगाते हो कि इलेक्ट्रॉन की वेव कैसे होंगे, उनके ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, है ना। उस वेव फंक्शंस को आप प्लॉट करते हो। वेव फंक्शन तो आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते हो, तो इलेक्ट्रॉन की वेव है, ऐसे इस तरह के प्लॉट को चाहते हैं, ऐसा है ना। हाँ, लेकिन वेव फंक्शन का स्क्वायर किसी पॉइंट पे वैल्यू पता लगती है, तो वो आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी देती है उस पॉइंट पे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अब आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ये वेव फंक्शन आ गया आपके पास। ये वेव फंक्शन को पूरी तरह फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने के लिए अपन को क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है sin x इक्वल टू 0। क्या इसका कोई सॉल्यूशन बता सकता है कि sin x 0 कहां पर होगा? कौन बताएगा? कि sin x 0 कहां पे रहेगा, बताएं। बता सकते हैं आप? जीरो, sin x जीरो में जीरो क्या है?
मतलब वैल्यू मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, आप मेरे को सॉल्व करके बताएं कि sin x बराबर 0 है ना, तो इसके x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ आ रही? x की वैल्यू 0 आ रही है कहाँ पे? 0 डिग्री पे, 180 डिग्री 0 पे, डिग्री पे 1, 0 डिग्री पे आ रही है, 180 डिग्री पे आ रही है ना, 90 डिग्री पे है 1 ना। होगा 1, 90 डिग्री 0 होता है। नहीं, कॉस कॉस होता है वो तो। हाँ सॉरी सर, उल्टा बोल दिया। हाँ 360 पे 0 आ रही है, -180 पे भी 0 आ रही है। तो अगर मैं इसका सोल्यूशन पूछता हूँ sin x बराबर 0, तो इसका सोल्यूशन x के इतने सारे सोल्यूशन है, एक्चुअली ऐसे लिखते हो आप। समझ आ गया? n पाई मतलब पाई, 2 पाई, माइनस पाई, -2 पाई, -360 पे भी 0 होगा। तो इसके सॉल्यूशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए n की अलग अलग वैल्यू रखें ना। ऐसे वेव फंक्शन को भी अपन मीनिंगफुल बनाने के लिए, उसको समझने के लिए अलग अलग वैल्यूज रखते हैं। इनको अपन कहते हैं क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो 3 क्वांटम नंबर, वैसे 4 क्वांटम नंबर होते हैं। इन ऑर्डर टू मेक द solution of the Schrodinger equation, wave equation meaningful, we require some quantum numbers. क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, वैसे टोटल क्वांटम नंबर्स 4 क्वांटम नंबर होते हैं, लेकिन ऑर्बिटल को बताने के लिए 3 क्वांटम नंबर जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में शामिल है वो होते हैं। 4 क्वांटम नंबर होंगे अपने पास। एक तो होता है n, इस क्वांटम नंबर से तो आप लोग फेमिलियर है। और ये क्वांटम नंबर अगर आपको मालूम पड़ते हैं, 3 क्वांटम नंबर मालूम पड़ते हैं, तो आपको इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मालूम पड़ जाता है कि इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल कैसा होगा, कैसा रहेगा, है ना। एन होता है, दूसरा क्वांटम नंबर होता है एल होता है, तीसरा क्वांटम नंबर एम एल होता है ना। ये 3 क्वांटम नंबर जो है, ये स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन में पुट करते हैं अपन, ताकि उसके सॉल्यूशन को मीनिंगफुल बनाया जा सके और उससे अपन को ऑर्बिटल मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस मिलता है ना। जैसे अपने पिन कोड होता है ना। पिन कोड अपन को बता देता है कि हाँ देखिए, इस स्टेट में जाना है, इस सिटी में जाना है, इस सिटी में ये वाला एरिया है, ये पिन कोड बताता है। ऐसे ही अपन को क्वांटम नंबर, देखो वैसे तो वेव फंक्शन है, वेव का प्लॉट है ना, वो तो प्लॉट तो ठीक है, वो प्लॉट तो ऐसा देखेंगे, वो भी अपन देखेंगे प्लॉट, लेकिन अपन को प्लॉट पे जाने से पहले, ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन क्वांटम नंबर से समझेंगे कि हाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो क्वांटम नंबर इन मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस देते हैं किसको, इसके सॉल्यूशन जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन को फिजिकल सिग्निफिकेंस देने के लिए क्वांटम नंबर्स इस्तेमाल होते हैं। क्वांटम नंबर्स एक तरह से अपन को इलेक्ट्रॉन का पूरा पूरा एड्रेस देंगे। समझ आ रहा है? ये 3 टोटल 4 क्वांटम नंबर होते हैं। ये जो 3 क्वांटम नंबर है आर रिलेटेड टू स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और चौथा क्वांटम नंबर होता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो अलग होता है, वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन से कनेक्टेड नहीं है। तो अपन इन क्वांटम नंबर्स का थोड़ा फिजिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे, उससे अपन को समझ में आ जाएगा। इसमें और कोई डाउट है तो वो आप पूछ लीजिए मेरे से। अदनान, समझ में आया? उन्नीस, यस सर। यस सर। है ना। ये क्वांटम नंबर एन तो अपन काम में लेते आए, एन तो शेल नंबर बताता है अपन, है ना। पहला शेल, दूसरा शेल, के एलिमेंट शेल, जो आप पहले भी काम में लेते हैं, छोटी क्लासेस में शेल नंबर ही जानते हैं अपन, है ना। उसके बाद शेल और ये सब शेल्स भी होती हैं, उसमें हर क्वांटम नंबर का अपना अपना सिग्निफिकेंस होगा। 3 क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की पूरी पूरी जानकारी मिल जाती है।
चौथा क्वांटम नंबर जो है ये अलग है, इंडिपेंडेंट है ना। तो इनको अपन नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, तो इससे काफी चीजें मालूम पड़ जाएगी, ये पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी काम में आता है। कोई डाउट हो तो वो आप पूछे मेरे से। तो आज की क्लास एंड करते हैं अपन। आई होप सभी ने अच्छी तरह समझा और अप्लाई करेंगे, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो लेट मी एंड टुडेज क्लास। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट सर। ओके, बाय।